इससे बड़ी खुशी आपको तब होगी जब नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में एक साथ गठन होने की सूचना शीघ्र ही प्राप्त हो। ये अपने परिवार का कार्यक्रम है, इसलिए हम सब एक ही हैं। तो इसलिए हम लोग कोई भी अपनी अच्छी बुरी जो भी बातें हैं हम साथ में कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। बहुत प्रयास किया जा रहा था। हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे मार्गदर्शक मनोज मिश्रा जी अपने बीच आ गए हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत एक बार करें तो आनंद आएगा। है या नहीं है, फिर भी अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सूचना प्राप्त होती है कि ये किसी विषम परिस्थिति में है, इनको किसी चीज की आवश्यकता है, तो हम सब मिलकर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसी बीच मेरे सामने पार्थ सारथी थपलियाल जी आए हुए हैं। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं और आकाशवाणी में वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होकर हम लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और आज इनका उद्बोधन भी हमें मिलेगा। आज का जो ये कार्यक्रम रहने वाला है, इसमें 3 प्रमुख चीजें हैं जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। औपचारिक रूप से 3 बजे हम शुरू करेंगे, तो अनौपचारिक रूप से अभी हम लोग जिनके पास माइक की व्यवस्था है, एक बार दिल्ली में दैनिक जागरण में चीफ रिपोर्टर रहा, अमर उजाला में मेट्रो एडिटर रहा और दिल्ली में राष्ट्रीय सहारा में चीफ रिपोर्टर रहा, अब पायनियर में संपादक जाकर सरकार के तरफ से इसको समाहित किया गया और उसमें अब डिजिटल मीडिया के, टेलीविजन के, रेडियो के और प्रिंट मीडिया के जो बंधु हैं उनको भी पत्रकारों की सूची डेफिनेशन में उसको इंक्लूड किया। देखकर ये छोटी बात लगती है, लेकिन सरकार की तरफ से जब घोषणाएं होती थी तो प्रिंट मीडिया के बंधुओं को छोड़कर बाकी बंधु बहनें जो है वो पीछे रह जाते हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग नहीं मानते हैं। अभी बहुत सारी चीजें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो स्थिति बुरी है समाज के किसी वर्ग का, तो पत्रकार गिराता है। साउथ में जाओ, वहां पे भी सब पत्रकारों की समस्या, चाहे वो दिल्ली के पत्रकार हो या केरल के पत्रकार हो या पूर्वोत्तर भारत के पत्रकार हो, सबकी समस्याएं ऑलमोस्ट एक ही है। सरकारें जो हैं वो हमेशा पत्रकारों को, पत्रकारिता के आवाजों को दबाने की कोशिश करती है। पत्रकार अपनी पत्रकारिता तभी ठीक कर सकता है जब वो स्वतंत्र होगा, और स्वतंत्र होने के लिए आर्थिक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े, तभी हमारी लेखनी और हमारी वाणी जो है वो अपने प्रकाष्ठा पे जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति न पहले कभी बनी है और न अब बन रही है। इसलिए जरूरी है कि हम सब बटकर नहीं, हम सब एक होकर अपने विषयों को, अपनी समस्याओं को सबके सामने रखें, सरकार के सामने रखें और सरकार से जितना अपने लिए बेहतर हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध हुआ है, ये पत्रकारिता का एक माध्यम है। दूसरा, अगर हम कहें कि हमारा जो अचीवमेंट है, तो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को मेन स्ट्रीम पत्रकारिता में लाने के लिए हमने फिर 2019 में संघर्ष शुरू किया था। कई बैठकें हमारे तब के जो सूचना प्रसारण मंत्री रहे, नेशनल मीडिया रजिस्टर जो है, बेसिकली हम लोग जो कंसेप्ट लेके चले हैं, मेरा मीडिया परिवार, एक तरीके से पूरे देश के पत्रकारों को हम लोग
स्टेप बाय स्टेप करके नेशनल मीडिया रजिस्टर से जोड़ेंगे। उसका आप लोग पूछते हैं कि उसका रीजन क्या है, क्यों जोड़ेंगे, क्या रीजन है। दोस्तों, हम लोग पत्रकार जो है आए दिन यात्राएं करते रहते हैं। मान लो किसी पत्रकार साथी ने, जो दिल्ली का पत्रकार साथी, अयोध्या जाना है और उसको अयोध्या का कुछ पता नहीं है कि कैसे दर्शन होने, कब होने, क्या समय है, किसी को कुछ नहीं पता, तो वो क्या करेगा कि हमारी वेबसाइट के थ्रू इस नेशनल मीडिया रजिस्टर को खोलेगा और एक वॉइस सर्च का मैसेज है उसमें वॉइस सर्च में बोलेगा कि मुझे अयोध्या के पत्रकारों की डिटेल चाहिए। तुरंत डाटा सामने आ जाएगा, अयोध्या के पत्रकार सामने आ जाएंगे आप लोगों के। उसमें आप तलाश करिए कि किससे आपने बात करनी है, आप उनसे संपर्क करिए, बात करिए कि मैं अयोध्या आना चाहता हूँ, क्या मेरी व्यवस्था हो सकती है। सारी जानकारियां जो है कि आप देश में किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ आपको जो है नेशनल मीडिया रजिस्टर जो है बहुत काम आएगा। और ना केवल आपको, जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी हैं, सभी को ये नेशनल मीडिया रजिस्टर जो है एक ऐतिहासिक चीज हम लोग जो है बनाने की शुरुआत कर रहे हैं आज से। दूसरा दोस्तों, हम लोगों जो है पिछले दिनों जो है आप लोगों ने जो है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, लिंक्डइन का नाम आपने सुना होगा। लिंक्डइन जॉब ढूंढते हैं, किसी को जॉब मिलती है उसके अंदर जो है, तो एक तरीके का नेशनल मीडिया रजिस्टर जो है वो लिंक्डइन का भी काम कर रहेगा। वो कैसे काम करेगा वो भी मैं बता देता हूँ। आपका अखबार दिल्ली से निकलता है, आप चाहते हैं कि लखनऊ में एक एडिशन शुरू हो जाए, तो आप क्या करेंगे, डाटा उसमें निकालेंगे कि लखनऊ के पत्रकार कौन से, प्रिंट मीडिया का डाटा आपके सामने आ जाएगा कि प्रिंट मीडिया के कौन कौन से पत्रकार हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, बातचीत शुरू करिए, हो सकता है आपकी बात बन जाए और एडिशन आपका वहां से भी शुरू हो जाए। और किसी को जॉब चाहिए तो वो ढूंढेगा कि भाई कौन, क्योंकि उसमें हमने डाटा जो दिया है ना, उसमें सारा ये डाटा है कि मास कॉम की हुई है नहीं की हुई, क्या एजुकेशन है, कितने साल का प्रोफेशन है, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, डिजिटल में है, सारा डाटा जो है उसमें नेशनल मीडिया रजिस्टर में आप लोगों को दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये काम किया है, उसके बारे में जो है पिछले 6 महीने से मुझे लगता है कि तीर्थंकर सरकार 6 महीने लग गए ना, हम लोगों को 6 महीने लग गए। आज इसकी शुरुआत हो गई है। इसका जो हम लोग जो लिंक है वो कल जारी करेंगे और एक हफ्ते बाद हमारी वेबसाइट के थ्रू जो है पूरा डाटा आप देखना शुरू कर देंगे। जो लोग जुड़ते जाएंगे उनका डाटा एक हफ्ते बाद आना शुरू हो जाएगा उस नेशनल मीडिया रजिस्टर के थ्रू जो है। तो साथियों, एक हमारे साथी एक और आ गए, राजेश खन्ना जी, जिनको कि दिल्ली का सचिव हम लोगों ने बनाया है, तो उनका भी एक बार स्वागत करेंगे। संदीप शर्मा जी, तोमर जी, आइए, इनको स्वागत। ये है कि आज की बात नहीं है, कुछ दिन पहले इन्होंने गांधी पीस फाउंडेशन में एक सेमिनार किया था, उसमें भी इन्होंने मुझे बुलाया था। कई बार ये मेरे प्रति जो है बड़ा अच्छा भाव रखते हैं और मुझे बुला लेते हैं, तो मैं वहाँ गया था। तो मैंने एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन निकलती है लंदन से, उसका उनको सामने रखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि 2043 तक पूरी दुनिया में कोई अखबार नहीं छपेगा, प्रिंट मीडियम का एकदम इतिहास बन जाएगा, वो प्रिंट मीडियम में कोई चीज़ नहीं रहेगी। और आज भी आप देख लीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या जो और बड़े दैनिक जागरण हो, ये सारे अखबारों ने अपना डिजिटल मीडियम में उसको शुरू कर दिया है। दैनिक भास्कर ने, खैर अभी प्रिंट मीडियम में उनके पास आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो प्रिंट मीडियम में जा रही है, तो अभी वो प्रिंट मीडियम को लेते हैं। तो ऐसी स्थिति है कि आप देख लीजिए 2043 के बाद जो उसने कहा है, हो सकता है 2050 तक चले, हो सकता है ये ख़त्म ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर प्रिंट मीडियम का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। एक तो ये, दूसरी चीज़ मुझे ये कहनी है कि आपने ये बनाया है जिससे बहुत सारे लोग जानेंगे, और सारा भविष्य जो है वो आजकल डिजिटल मीडिया का है। डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया भी इसमें शामिल है, लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि डिजिटल मीडिया में काम करने वाले, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के कुछ लोगों का केस मैं लड़ रहा हूँ, उसमें उन्होंने डिजिटल मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत वो आते नहीं थे। हालांकि ये उपाध्याय जी के साथ और भंडारी जी के साथ मैं SMS के कार्यालय में गया था, और जब मैं ये पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश हुआ था, तो मैंने उनसे कहा था कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को पूरी तरह से आप ख़त्म ना करिए, लेकिन उन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को ख़त्म कर दिया है। पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुका है, 4 कोर्ट्स के भीतर आ गया। 4 कोर्ट्स, पहले ये था वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जब बना था, उसके पीछे पूरा इतिहास था कि कब बनाया गया था। 1950 में ही
सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने मृत्यु के पहले कह के गए थे कि पत्रकारों ने हमारा बहुत साथ दिया आज़ादी की लड़ाई में, उनको एक वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को बनाने की। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1952 में प्रेस कमीशन बना पहला, और 1954 में उसने रिपोर्ट किया। 1955 में हमारे सामने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है। वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में कौन लोग पत्रकार होंगे ये तो पूरा डिफाइन कर दिया गया, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि किसको डिफाइन करेंगे। ये स्थिति आ गई है कि मेरे पास अगर मोबाइल रखा हुआ है, मैं अपनी खबर लिखता हूँ, मेरे को पत्रकार बनने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, न किसी से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, कोई इसके लिए ज़रूरत नहीं है। हम सारे लोग पत्रकार हैं, जो भी पाठक है, जो भी दर्शक है, वो सब के सब पत्रकार हैं, पत्रकार की सिद्धांत के भीतर तो आ जाते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर खास तौर पर ये होता है कि हम अगर पत्रकार करते हैं तो हमारे योगक्षेम का क्या कारण है, हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा, इसके बारे में सोचने की। बड़े बड़े मैनेजमेंट जो लोग होते हैं वो तो अपना वो तैयार करते हैं बहुत सारे लोगों को आपके भीतर ही कि हमारी ये नेशनल रजिस्टर जो इन्होंने बनाया है ये हमारे लिए इतना फायदेमंद है कि हम इस रजिस्टर को दिखा के कह सकते हैं कि देखिए हम इसका रजिस्टर है। हालांकि इसके लिए हमको प्रयास करना होगा कि सरकार से भी मान्यता मिले। जब सरकार से मान्यता मिल जाएगी तो हम इसी के आधार पर ये इस चीज़ को रखेंगे कि जो मैनेजमेंट जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपना शुरू कर रहे हैं तो वो ले आएँ और वो इसकी रजिस्टर कराएँ, और फिर उनके हिसाब से जो कोड्स बनी हैं, जो 4 लेबर कोड्स बनी हैं, 4 लेबर कोड बने हैं, वो 4 लेबर कोड में पत्रकारों को बांट। जैसे लेबर कोड्स में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि हर 7 साल के बाद अब वेज रिवीजन होगा। पहले तो हमको डिमांड उठाना पड़ता था, जाना था डिमांड करने के कि अब आप वेज बोर्ड गठित करें। अब वेज बोर्ड गठित करने की जरूरत नहीं है, और उसी लेबर कोड्स के आधार पर भी आपको 7 साल बाद वेज रिवीजन हो जाएगा। हमारा वो एसेस हुआ है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में कहा गया है कि आपके सामने ये समस्या आ जाएगी तो आपको ये चीज़ हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को खत्म कर दिया उन्होंने, इंडस्ट्रियल कोड को ले आकर रख दिया है, तो चारों कोड्स में जर्नलिस्ट को डिवाइड कर दिया है। ये एक गलत बात हुई है। हालांकि एक बात मैं गया था और पेश हुआ था, हमारे साथ 8-10 लोग थे, देश के विभिन्न आश्रम से आए लोग थे। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के सामने हमने पेश किया था कि नहीं, आप ऐसा करने से लोगों को नुकसान होगा, इसलिए पत्रकारों वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को रिटेन करिए, उसको रखे रहिए और उसका एक्सपेंशन करिए, जिसमें कि इन चारों लोगों को रखना। भंडारी जी हमारे साथ गए थे जिस समय ये नोटिफिकेशन हुआ था, मैंने इनको उस में दिखाया था कि देखिए एक अच्छी चीज़ हुई है संघर्ष का कि ये नोटिफिकेशन में ये इलेक्ट्रॉनिक के वेब के इन सारे लोगों के पत्रकारों को शामिल कर दिया गया है। लेकिन अभी तक की स्थिति आई है कि केरल में अभी एक सीनियर जर्नलिस्ट का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कोई पत्रकारों को कोई सैलरी तो मिल नहीं रही है। जिनको मिल रही है EPF 95 के साथ जुड़े हुए हैं, EPF 95 के साथ जुड़ने में किसी को 3,000, किसी को 3,500 की सैलरी है, 4,000 तक की ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है। अब इसमें 4,000-5,000 रुपये में आजकल क्या काम होता है किस ढंग से। इस नाते अगर इससे जुड़े रहेंगे तो आपको ये एक स्थिति बनेगी कि सरकार से भी हम डिमांड कर सकते हैं, एक कार्पस बनाओ, एक फंड बनाओ, इतना पैसा इकट्ठा करो, और उस पैसे से जिस पत्रकार को जिस समय जरूरत होगी, उसके परिवार में उसकी पत्नी की, उसके बच्चे की या उसकी खुद की तबीयत खराब होती है तो वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बेटी की शादी करना है, उसमें क्या करेंगे? अब आपको उसी कार्पस से पैसा मिलेगा। इसके लिए ये नेशनल रजिस्टर से अगर आप जुड़े रहेंगे तो इसी के आधार पर हम मांग कर सकते हैं कि आप एक कार्पस बनाइए जिससे कि पत्रकारों को मिल सके पैसा। दूसरी चीज़ ये होगी कि ये कार्पस इतना बड़ा होगा कि ये इससे जुड़े हुए सारे लोग आएंगे, उनको उसके उनकी क्षमता के अनुसार उनको पेंशन दी जा सकती है हर महीने, क्योंकि 60-65 साल के बाद आप देखिए पत्रकारों को कोई इतना कम पेंशन मिलती है कि वह लज्जाजनक रूप से कम है। तो ये इस लिहाजे में सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पत्रकारिता छोड़ करके दूसरे पेशे में इसलिए आ गए हैं कि पत्रकारिता में कुछ रह ही नहीं गया, कोई चीज़ नहीं रह गई थी। पत्रकारिता में क्या है, इसलिए छोड़ करके दूसरे पेशे में लोग चले गए। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो और हाई कोर्ट में भी करता हूँ, लेबर कोर्ट भी लेके जाता हूँ मामले को। इस नाते एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आ गई है जिसको बारे में आप सबको सोचना। ये आज के 15 साल पहले बंगलोर वाटर सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसको लेकर के
मैंने जितने सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, एटा, इंटा, C2, HMS, BMS, पाँचों चिट्ठी लिखा, पाँचों से अभी केवल इन्होंने भर्ती में 2 संघ का, तो इन्होंने मुझे कहा था हम इसके बारे में बात करेंगे। ये HMS से उमाशंकर मिश्रा जी ने मुझसे कहा था कि मैं इस पर बात करूँ कि इस पर क्या होना चाहिए। अभी की स्थिति ये है कि आप कहीं भी किसी भी पैसे में से निकाल दिए जाएं, उस बंगलोर वाटर सप्लाई वर्क के नाते लोगों का रेगुलराइज होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने कहा था कि रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए, लेकिन रिव्यू पिटीशन के लिए मेहनत करने का काम है, उसमें और सारे लोगों को जोड़ने का काम है, पैसा खर्च करने की बात है। ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन इस चीज़ को कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को जोड़ें और आप लोग लेके आएँ कि हमको इस फैसले को रद्द करवाना है, जिससे सरकार कोई निर्णय लेकर के और पत्रकारों के हित के लिए कोई काम कर सके। इसमें हमारा जो सहयोग होगा, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, अखबार एक्चुअली बात है। तो ऐसे संस्थानों में काम करने के बाद जो हम लोग का एक अनुभव रहा है, तो वो तो यही अनुभव रहा है कि आज जो WGI जो वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि यहाँ पर जिक्र किया गया है आप लोग के मध्य, चंद अब तक कुछ सालों पहले अपना इसका गठन हुआ और इसका गठन का उपाध्याय जी और भंडारी जी जिस तरह अपना इसकी स्थापना हो रही थी, तो मैं भी आप लोगों के साथ अपना सम्मिलित था। और जिस तरह के आप लोग दिन रात चर्चाएं क्या करते थे, बैठ कर होती थी, कहाँ घरों में हम लोग अपना बैठ के क्या करते थे, कैसे होगा यार, क्या होगा यार, क्या दुर्दशा अब का हो गई है। यूनियनों के अंदर ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता था मैनेजमेंट के द्वारा कि उनको जितवाया जाता था कि वजह से यूनियन पूरी खत्म हो। अच्छी बात है ऐसे लोग जिन्हें काम किया है मालूम। तो जब मैं दिल्ली आया तो कभी किसी का नंबर चाहिए, कभी किसी का नंबर चाहिए, तो हमारे पास पेजर से ऑफिस में आए कि आप फलाने का नंबर फलाने मांग रहे हैं। और मैं सारा दिन इसी में परेशान रहता था। तो हमने कहा क्यों ना एक छोटी सी डायरेक्टरी बनवाई जाए। तो आप लोग जानते हो कि जागरण में जरा पैसे का उस समय बड़ा कंजूसी होती थी, तो हम लोगों ने अपने पैसे से ही एक डायरेक्टरी बनवाई और छोटी सी, और उसमें लखनऊ संस्करण, कानपुर, सारे संस्करणों के जो हमें मिले वो डाले और मालिकों के नाम डाल दिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, नरेंद्र मोदी से लेके सबके। और वो आने वाले समय में वो इतनी उपयोगी हुई कि उसको 2 बार छपवाना पड़ा। फिर दैनिक जागरण ने अपने से उससे छपवाना शुरू, और हर जगह उसको जहाँ जहाँ अखबार छपते थे वहाँ के सेंटर्स में उसे रखवाया जाता था। पहले ये टेलीफोन ऑपरेटर होते थे उनके पास, तो उसको देख के नंबर दे देते थे। मैं आज वही देख रहा था कि आने वाले समय में यही हाल हमारे नेशनल मीडिया रजिस्टर का होगा कि हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमें मालूम है कि फलाना व्यक्ति भोपाल में है, लेकिन हमें उसकी कोई जानकारी नहीं, जबकि अब हम डिजिटल युग में हैं। इससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा और मेरी पूरी शुभकामनाएं। मेरे लायक जो सहयोग हो, मैंने इनसे भी कहा कि हम भी करेंगे। धन्यवाद। कलियुग के अंदर सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वो संघ की शक्ति है, इकट्ठा होने की शक्ति है। और साथियों क्या है कि तमाम यूनियन इकट्ठी हो जाती है, तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन 4 पत्रकारों को एक साथ लाना संभव नहीं होता है। लेकिन ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये नरेंद्र भंडारी जी को जाता है, जो लगातार कई सालों से 2 दशक तो मुझे हो गए देखते हुए, जो इस तरह से इकट्ठे करते हैं। और आज जो हमने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की जो आज ये डिजिटल रजिस्टर जो बनाया है, ये एक सूत्र, एक माला के अंदर तमाम पत्रकारों को जो है वो पिरोकर रख दिया है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप जो है वो चलकर यहाँ पर आए, और सबको आज जो जिम्मेदारी जो मिली है सबको, उसके लिए भी आप शुभकामनाओं के पात्र हैं। मैं मानकर चलता हूं कि आपके नेतृत्व में इस नई टीम के गठन में जो है दिल्ली की टीम, हरियाणा की टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष के लिए जो है वो प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अभी आखिरी में एक शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि परमानंद पांडे जी जितना संघर्ष इन्होंने किया है पत्रकारों के लिए, होकर चल सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि चौथा स्तंभ, बार बार हम कह रहे हैं ना कि चौथा स्तंभ है, लेकिन साथियों
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसे उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि पहला स्तंभ माना जाना चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है, वास्तविकता जो ये है कि संविधान के अंदर 3 स्तंभों का तो जिक्र है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन ये चौथा स्तंभ जो है इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये हम कहते हैं कि चौथा स्तंभ है, लेकिन तीनों स्तंभ में से कोई नहीं चाहता कि आप मजबूत हो जाएं, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं, सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएं, क्योंकि आप ही तो हैं जिनके पास जजेस को भी आना पड़ता है कि हमें इंसाफ दीजिए, आपकी वो शक्ति है। लेकिन वही चीज है कि वो हनुमान की तरह जो है हमें अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। शक्ति पहचानिए, आपकी कलम की धार इतनी तेज है कि आपके सामने सब झुक जाएंगे और आपके कलम की धार को कुंद करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन अपनी कलम को बिकने मत दीजिए, अपनी कलम को कुंद मत होने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग चाय पर आमंत्रित हैं।